यहां पर प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स, टेराकोटा मोहर लेखन, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, पुरातात्विक उत्खनन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ऊपर के सभी ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली अगर हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये बनता है कि ये जो हड़प्पा संस्कृति है, इस हड़प्पा संस्कृति की सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका काल क्या है। काल क्या है यानी इसका पीरियड क्या है। तो अगर हम हड़प्पा संस्कृति का पीरियड जानने का प्रयास करें तो हड़प्पा संस्कृति का जो काल है वो है एनसीईआरटी के अनुसार 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक का जो काल है वो किसके अनुसार है? एनसीईआरटी के अनुसार है। अब यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि आखिर बीसी होता क्या है? ये जो बीसी शब्द आपको दिख रहा है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के पूर्व का काल, बिफोर, ईसा पूर्व। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ईसा पूर्व की धारणा को हमें और स्पष्ट तरीके से समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए यहां पर आप लोग एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ठीक उसी प्रकार से एक लाइन आप यहां पर ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग जब 10th क्लास तक मैथ्स पढ़े होंगे, 8th क्लास तक तो सब नहीं पढ़ा होगा, तो जब 8th क्लास तक मैथ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरह का हम एक ड्रॉ बनाते थे और यहां पर एक्सेस को करते थे बाई और इसको कहते थे पॉइंट को बाई डैश, इस एक्स को कहते थे एक्स और इस पॉइंट को कहते थे एक्स डैश। दरअसल ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या माना गया? ये माना गया ईसा मसीह के जन्म का समय, ईसा के जन्म के समय को माना गया। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर ईसा के जन्म के समय को ही मिड पॉइंट क्यों मान लिया गया? आप जानते हैं कि इतिहास लेखन की जो कला सबसे पहले शुरू हुई थी वो कहां पर हुई थी? यूनान में हुई थी। और ईसा मसीह का जन्म भी कहां पर हुआ था? यूनान में हुआ था। तो जब ईसा मसीह का जन्म यूनान में हुआ तो ईसा मसीह को ईश्वर के बराबर दर्जा दिया गया। ईसा मसीह को जब ईश्वर के बराबर दर्जा दिया गया, ईसा मसीह के बाद का जो काल था, यानी जिसे हम आज एक्स एक्सिस के रूप में पढ़ते हैं, उसको कहा गया एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी ईसा मसीह के जन्म का समय। शॉर्ट में हम इसे एडी कहते हैं या ईसवी कहते हैं। और इससे पहले का जो समय है तो यहां पे हम कैसे चलते हैं? अगर हम इस पॉइंट को 0 मान लें तो यहां पर चलते हैं +1 +2 +3 एंड +4 डॉट डॉट डॉट। इस साइड में कैसे चलते थे? -1 -2 -3। तो आप देखेंगे कि जब हम बैक साइड में आते हैं यानी कि बीसी, ये वाला जो टाइम पीरियड ये कहलाता है बीसी, और ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं एडी। तो एसी में डिजिट बढ़ने के साथ टाइम बढ़ता है, जबकि बीसी में डिजिट कम होती है तो समय बढ़ता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? माइनस, वहां क्या हो रहा है? प्लस। तो आप देखिए महात्मा बुद्ध के जन्म से समझते हैं इसको। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो कब हुआ? या हम बात करें कि महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ तो महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी जी के अगर हम जन्म की बात करें, जिनका नाम वर्धमान है, वास्तविक नाम वर्धमान है, तो महावीर स्वामी जी के जन्म का जो वर्ष है वो कब है? वो है 527 ईस्वी पूर्व यानी 527 बीसी। और ये क्या है? बर्थ का टाइम है। इसी प्रकार से महावीर स्वामी जी की मृत्यु का टाइम निकाला जाए, मैं आपको यहां पे अभी कंफ्यूज कर रहा हूं, फिर मैं आपको सही वे में लेकर के आऊंगा। और इसी प्रकार से अगर हम यहां लिखें कि महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई वो 599 ईस्वी पूर्व में हुई, और यहां पे लिखते हैं हम क्या हुई? डेथ। तो क्या ये कंसेप्ट जो है वो गलत है या सही है? अगर यहां पे पूर्व शब्द नहीं होता तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या हुआ कि ये लिखा है -527, और 599 का मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ है -599। तो आप समझ सकते हैं कि -599 बड़ा है या -527 बड़ा है। इसका मतलब है कि इनके जन्म का जो समय है वो ये वाला है और इनकी मृत्यु का जो समय है वो ये वाला है। यानी जब भी हम जाएंगे किस दिशा में? माइनस के डायरेक्शन में, बीसी के डायरेक्शन में, तो समय बढ़ेगा या घटेगा? समय तो बढ़ेगा लेकिन डिजिट कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसी प्रकार ये जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति के काल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीसी पढ़ रहे हैं, यानी समय डिजिट घट रही है लेकिन फिर भी समय क्या हो रहा है? समय बढ़ रहा है। इसी प्रकार महावीर स्वामी के जन्म की डिजिट घट रही है लेकिन समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ? 599 ईस्वी पूर्व में या 599 बीसी में, और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 527 ईस्वी पूर्व में या 527 बीसी में। क्लियर हुआ? अब जब इस तरह की चीजें आई तो हड़प्पा जो संस्कृति है, ये प्रश्न उठता है कि यहां पे जो हड़प्पा शब्द है, ये हड़प्पा है क्या? ये दरअसल हड़प्पा एक साइट है। हड़प्पा क्या है? यहां पे एक साइट है। साइट का मतलब होता है स्थल। तो ये जो साइट है या स्थल है, ये हड़प्पा कहां पड़ता है? ये साइट पड़ती है हमारी पाकिस्तान में। कहां पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। तो जब तक हड़प्पा के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी तब तक यह माना जाता था कि भारत की जो सबसे प्राचीन संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है। लेकिन जब हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में आई या हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिली, तब पता चला कि हड़प्पा जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति से भी काफी ज्यादा पुरानी है। तो हड़प्पा संस्कृति काफी पुरानी है। तो हड़प्पा एक स्थल का नाम है। बेसिकली हड़प्पा संस्कृति के स्थलों की जब खुदाई हुई, तो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों की जब खुदाई हुई तो पता क्या चला कि जितने भी स्थल मिले हैं उनमें से ज्यादातर जो स्थल हैं वो इंडस रिवर के किनारे स्थित हैं, और उन सब में जो कल्चर पाया गया है वो लगभग इक्वल कल्चर है। परंतु जब और डेप्थ में इसके बारे में रिसर्च की गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो स्थल मिले इनमें से काफी सारे स्थल ऐसे थे जो इंडस रिवर के तट पर नहीं थे, यानी सिंधु नदी के किनारे पर नहीं थे। अब जब सिंधु नदी के किनारे पर नहीं थे तो बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी हुई क्या कि समस्या का क्या समाधान किया जाए? तो ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। इसी कारण इस पूरी सभ्यता को क्या कहते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था।
ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्या कहलाती थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाती थी, सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाती थी। लेकिन जब स्थलों के बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि सारे के सारे स्थल जिनका कल्चर लगभग एक जैसा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, वे सारे के सारे इंडस रिवर के तट पर नहीं है। तब जो पुरातत्वविद थे, जो आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा जाए या सिंधु संस्कृति क्यों रखा जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए विद्वानों की एक सभा हुई और वहां पर यह डिसाइड किया गया कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, यानी कि जो पहला खोजा गया स्थल है, तो जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, उस फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट के नाम पर इसका पूरा का पूरा नामकरण कर देते हैं। और जो पहला खोजा गया स्थल था उसका नाम क्या था? हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता क्या है? सबसे पहले टाउन प्लानिंग जो हमें देखने को मिलती है, वो टाउन प्लानिंग जिसे हम नगर संस्कृति भी कहते हैं, वो टाउन प्लानिंग हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने के लिए मिलती है। अब जब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग हमें देखने के लिए मिलती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? इस सभ्यता को हम आज की सभ्यता से जब कंपैरिजन करते हैं, आज की सभ्यता के कंसर्न में जब पाते हैं, तो जब हम आज की सभ्यता के कंसर्न में देखेंगे तो हमें यह ठीक वैसी ही प्रतीत होती है जैसे कि आज के नगर बसाए जाते हैं। इस आधार पर हमने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अन्य नाम दे दिया, हमने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अन्य नाम दिया और इसको कहा सिटीजन सिविलाइज। इसे नगरीय सभ्यता भी कह दिया। सिटीजन सिविलाइज के अलावा इस सभ्यता को एक और नाम दे दिया गया। इस सभ्यता में सबसे पहले कांसे का प्रयोग किया गया। कांसे का प्रयोग किए जाने के कारण इस सभ्यता को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन यानी कांस्य सभ्यता कहकर भी पुकारा गया। तो ब्रॉन्ज सिविलाइज या कांस्य सभ्यता कहकर भी इस सभ्यता को पुकारा जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति को हम किस किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता और कांस्य सभ्यता। क्लियर हुआ? ये विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। अब क्योंकि जब हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में रिसर्च करते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में रिसर्च करें तो हड़प्पा संस्कृति के लिए हमें क्या करनी पड़ी? खुदाई करनी पड़ी, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन करना पड़ा। तो खुदाई जो की जाती थी वो दो तरीके से की जाती थी, एक बड़े घेरे के रूप में और एक लंबवत, यानी एक क्षैतिज और एक लंबवत। तो परपेंडिकुलर की जाती थी और हॉरिजॉन्टल की जाती थी। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग हुआ करता था। लेकिन कुल मिलाकर हड़प्पन कल्चर की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है? इस हड़प्पन कल्चर की जब हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर डिगिंग की गई, यानी कि क्षैतिज और साथ में लंबवत उत्खनन किया गया, तो हमें खुदाई करने के बाद वहां से उस काल की बहुत सारी पुरानी चीजें उपलब्ध हुई। तो पुरानी चीजें हमें किसमें उपलब्ध हो रही हैं? उत्खनन में प्राप्त हो रही हैं, एक्सकेवेशंस में प्राप्त हो रही हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान का जो सबसे बड़ा स्रोत होगा वो क्या होगा? ऑफ कोर्स खुदाई में प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होंगे वो होंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के ज्ञान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? पुरातात्विक उत्खनन है, यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं। और हड़प्पा संस्कृति के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल का निर्धारण किया है। जैसे अगर बात की जाए सर जॉन मार्शल की, तो सर जॉन मार्शल ने इसके लिए एक अलग टाइम पीरियड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता थी, हड़प्पन जो कल्चर था, इसका काल जो है वो 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक है, 2750 बीसी तक है। तो इसका काल 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक है। एक और व्यक्ति आए जिनका नाम है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने इसका जो काल बताया, उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का जो विस्तार है वो 2000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने जब इसके बारे में अलग अलग राय रखी, तो अलग अलग विद्वानों की राय के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये पूरी हड़प्पन कल्चर है, ये पूरी हड़प्पन कल्चर लगभग 500 ईयर्स तक अपने अस्तित्व में रही। और उसके बाद अलग अलग स्थलों पर अलग अलग कारणों से, हालांकि इसका जो सबसे इंपैक्टफुल रीजन माना जाता है, वो सबसे ज्यादा